उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा शुभकामनाएं एवं आज का ये जो विषय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में किन किन प्रोग्राम्स को हम चला रहे हैं और इसमें एनजीओज़ का क्या सहभागिता हो सकता है, इसका ऊपर मुख्य रूप से हम प्रोग्राम वाइज, स्कीम वाइज हम जो सूचनाएं हैं उसको बताएंगे और उसमें अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो जब आप पूछेंगे फिर हम उसको बता देंगे। मुख्य रूप से हम लोगों का जो पहले का चल रहा था प्रोग्राम्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, आप लोग सभी सुने होंगे JRY, जवाहर रोजगार योजना। उसका जो नया स्वरूप बना वो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम महात्मा गांधी नरेगा बोलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके तहत ग्रामीण इलाका में हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेकिन इसका जो मूल मकसद है कि ग्रामीण इलाका में लोगों को रोजगार मिले एवं ये रोजगार उनको मिले और इसको एक एक्ट के तहत, एक अधिनियम के तहत, पहले तो होता था कि हमारा पास पैसा है, हम उसको खर्च करके लोगों के पास पैसा संसाधन जुटाएं, लेकिन आज का दिन में अगर कोई एक ऐसे टाइप का गरीब आदमी है, गरीब परिवार है जो भूखमरी के जगह पर खड़ा है, वो आके लोकल BDO को बोल सकता है कि मुझे आप काम दें एवं इसके एवज में हमारा जो मिनिमम वेज प्राइस निर्धारित है, प्रत्येक स्टेट बार ये घोषित किया जा चुका है, उसके आधार पर उनको काम देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसका ये जिम्मेदारी है। तो एक्ट के तहत होने के कारण ये होता है कि जो राइट टू वर्क, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, राइट टू लाइवलीहुड, तो वो फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ के ये एक्ट बनी हुई है और इसमें अभी हमको काफ़ी इसमें परिसंपत्तियां तो सृजित होता है ग्रामीण इलाका में, साथ ही साथ जो मूल मकसद इसका है कि हम गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा स्कीम था, पुराना स्कीम IRDP था, उसका एक कलेवर बदला, उसका नाम हुआ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये करीब 90s से ये हुआ। उसका फिर जो बदल के अभी जो व्यवस्था बनी है वो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वही IRDP का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको और परिमार्जित करते हुए और उसको व्यापक करते हुए इसको अभी NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप्स होता है वो परिवार होता है। परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, महिलाओं के, इनका समूह बना के हम उनको कैसे संसाधन दे सकें एवं उनका उन्नति कर सकें, वो हमारा ये कार्यक्रम का मकसद है। तीसरा योजना जो है, इसी में IRDP के ये जो NRLM के तहत हमारा पास और एक योजना है जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। इसमें मुख्य रूप से कि महिलाओं का ग्रुप बना के उनको कैसे प्रगतिशील बनाएं एवं उनको कार्यक्षम बनाएं, उनका आर्थिक स्थिति को सुधारें। ये होता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें करीब अभी तक 28 लाख महिला किसान को उपलब्ध
ये आर्थिक सहायता दिया जा चुका है एवं उसमें उनको लाभान्वित किया गया है। तीसरी जो कड़ी थी पहले का जो ट्राइसेम था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, वो अभी DDU GKY में परिवर्तित हुआ है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसमें ग्रामीण बेरोजगार एवं जो कार्यक्षम उनको कौशल शिक्षा देने के लिए इनको और ज़्यादा उनको ट्रेन करा के उनको और कार्यक्षम बनाने के लिए वो योजना है। ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा हम लोगों का आप लोग को सबको पता होगा, इंदिरा आवास योजना होता है, जो जिसमें आवास उपलब्ध कराया जाता है निर्बल वर्ग लोगों को एवं अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को। इनको जो टारगेट ग्रुप हैं उनको इंदिरा आवास योजना दिया जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा है कि बहुत जितने परिवार हैं ग्रामीण इलाका में उनको कैसे इंदिरा आवास योजना से संतृप्त किया जाए, वो उस पर कार्रवाई चल रही है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें ग्रामीण इलाका में ग्रामीण सड़क बनाने का ये प्राविधान है। उसमें भी NGOs का रोल है। ये सभी प्रोग्राम्स में कहाँ कहाँ NGOs का रोल है विस्तृत रूप से हमारे डायरेक्टर और मैं, आप लोग जब पूछेंगे हम बताएंगे उसको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डायरेक्टली NGOs काम तो नहीं कर पाएंगे कि रोड बनाने के लिए, लेकिन रोड का देखरेख, रोड का क्वालिटी कंट्रोल, इस सब में इनका भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता है। एक बहुत बड़ा केंद्र मुझे बोले हमारा जो PMJSY सेक्शन देख रहे हैं राजेश भूषण जी की पब्लिक अफेयर सेंटर करके एक बड़ा NGO है, तो उनके माध्यम से इन कुछ वॉलंटियर्स को जो NGOs हो सकते हैं, जो कोई सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। वो फिर जाके जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन रहे हैं उधर जाके इनका गुणवत्ता, इनका ये जो किट्स देके उनको चेक करने का एवं उसमें जो काम किए हैं उनको रेम्यूनरेशन मिला है या नहीं, जो सब मिनिमम वेजेस जो दिया गया है वो दिया गया है या नहीं, ये सब के देखते हैं। लेकिन तकनीकी जो हायर तकनीकी वाली काम देखने का वो NLMs और SLMs देखते हैं, नेशनल लेवल मॉनिटर्स और स्टेट लेवल मॉनिटर्स। उसमें प्रोफेसर्स होते हैं इंजीनियरिंग के या स्टेट लेवल में चीफ इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये सब जाके तकनीकी वाला देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो महात्मा गांधी नरेगा वाली स्कीम, उसका विस्तृत रूप से फिर उसको हम एक एक करके अगर स्कीम्स का ऊपर जाएं, पहले जो हमारा प्रेजेंटेशन है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM में आप लोगों को उसके बारे में बोल दिया कि ये मुख्य रूप से ये एक प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नरेगा एक प्रोग्राम है, इंदिरा आवास योजना एक प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक प्रोग्राम है। अब NRLM का ऊपर पहला स्लाइड, हाँ, महिला वाला तो महिला इसमें है। NRLM में NGOs के साथ हम लोगों का काफ़ी हद तक कोऑपरेशन रहता है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इन स्पेसिफाइड क्लस्टर विलेजेस और ब्लॉक्स, इसमें विलेज या ब्लॉक चयन करने के लिए एवं उसमें क्या क्या काम, कौन सी प्रोजेक्ट्स लिया जा सकता है, ये सभी में NGOs का भागीदारी रहती है।
इसके अलावा इसको अपस्केलिंग या डीपनिंग थीमेटिक इंटरवेंशंस इन एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, जहाँ जहाँ जिस प्रकार का थीमेटिक प्रेजेंस की आवश्यकता है, कोई जगह पर ये प्रोजेक्ट्स अच्छा चल सकते हैं, कोई जगह पर जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे थे कि सीतापुर में बहुत अच्छा से डेयरी प्रोजेक्ट चला, और वही अगर आप और कहीं पे देखेंगे कोई एक और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पोल्ट्री वाली प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल जाएगा। गाजियाबाद उसी समय में करीब पर डे 70,000 लीटर्स दूध देता था, गाजियाबाद में डेयरी वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहीं पे कोऑर्डिनेशन एक होता है, उनका रूरल नेटवर्किंग ऑलरेडी ट्रेडिशनल रूरल नेटवर्किंग है, तो एक एक प्रोजेक्ट कोई पर्टिकुलर जगह में, जैसे अलीगढ़ में अगर आप ताले वाला इंडस्ट्री खोलेंगे तो शायद अलीगढ़ में ताला वाला इंडस्ट्री चल जाएगा, मुरादाबाद में ब्रास पीतल वाली काम करेंगे तो उधर पीतल वाला ब्रास वाली काम चल जाएगा। तो ये जो नेटवर्किंग है, ये हम NRLM के थ्रू से एक नेटवर्किंग करके उसमें NGOs को भी शामिल करके और कैसे गाइड किया जाएगा इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को एवं इंडिविजुअल लाभार्थियों को, उसको डेवलप किया जाता है। और इसका स्कीम में प्राविधान है, इस स्कीम में प्राविधान है कि इस टाइप का जो गाइड करेंगे, जो NGOs गाइड करेंगे लाभार्थियों को कि किस दिशा में जाने के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके लिए फंड्स हैं एवं व्यवस्था है। इसको दूसरी शब्द में ये सर्विस प्रोविजन इन द कोर कॉम्पिटेंस एरियाज, उनका जो कोर कॉम्पिटेंस एरियाज होगा उसी में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो भी व्यवस्था इसमें रखा गया है। और एक जो मेजर चीज है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नेटवर्क ब्लॉक लेवल पर बनाते हुए उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर बनाए जाए और स्टेट लेवल से फाइनली नेशनल लेवल पर बनाया जाए। ये जो नेटवर्किंग है उसको भी NGOs के मदद से काफी हद तक सुसंगठित और एक अच्छा ढंग से डेवलप किया जा सकता है, और इसका प्राविधान स्कीम में है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स, नए व्यवसाय क्या डेवलप किया जा सकता है, वो NGOs के माध्यम से इंटरवेंशन किया जाता है इस स्कीम के तहत। तो इस NRLM के तहत जैसे मैं बोला कि इस प्रकार का इतने तक कि कहीं पे आप ग्रुप्स को प्रेरित करने के लिए, कभी ग्रुप्स का ट्रेड को डिसाइड कराने के लिए एवं प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करने के लिए, इस सभी क्षेत्र में NGOs का सहभागिता स्कीम में है। और इस प्रकार का महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में भी जो प्रोडक्ट महिला ग्रुप्स बनाएंगे उसका भी मार्केटिंग, प्रोडक्ट इंटरवेंशन एवं लिंकेज टू बिगर मार्केट्स, इसको भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल यूथ हु आर पुअर, इसमें मेन कौशल्य योजना में जैसे मैं बोला कि पुराना जो स्कीम था ट्राइसेम के तहत इसमें ये और थोड़ा व्यापक किया गया है। इसमें स्टाइपेंड कभी 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 9 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और एक लाभार्थी का ऊपर कहीं पे 50,000 रुपया, 80,000 रुपया या 1 लाख रुपया व्यय होगा। और इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये ट्रेंड हो जाने के बाद जहाँ पे जो ट्रेनिंग दिला रहे हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि उनका कहीं पे प्लेसमेंट हो। तो प्लेसमेंट इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें NGOs, उसमें डेफिनेशन में लिखा गया है, इसमें NGOs, कंपनीज एंड अदर्स सभी का भागीदारी है, कोई भी इस काम को कर सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में ये
24 सितंबर 2014 के बाद जो आजीविका लाइवलीहुड स्किल्स एंड SGSY स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम था, उसी को दोनों को मिलाते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना विकसित किया गया एवं उसके तहत ये एक पूरा को पूरा व्यवस्था है और जो इंटेंसिव हायर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसी के माध्यम से ये अभी फिलहाल कर पा रहे हैं और दूसरे जगह में भी इसकी व्यवस्था है और इसमें NGOs का बहुत इम्पोर्टेंट भागीदारी है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है NGOs के बारे में कि NGOs इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 3 years, जो कौन NGO इसमें सहभागिता कर पाएगा, जो 3 साल काम किया हो और पॉजिटिव नेटवर्थ रहा हो और एवरेज 3 years का टर्नओवर एटलीस्ट 25% ऑफ द साइज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो। इस प्रकार का NGOs इसमें सहभागिता या काम कर पाएंगे। और इसमें जो सिलेक्शन होता है, जो NGOs अप्लाई करेंगे उसका ड्यू अप्रेजल करने के बाद एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद फाइनली सिलेक्ट करते हैं। ये देखते हैं कि जो NGO अप्लाई किया है उस इलाका में उसका काम है या नहीं, उस भाषा उस कल्चर में ये काम कर पाएंगे या नहीं। और इसका जो फंडिंग करता है भारत सरकार 75% फंडिंग करता है और स्टेट गवर्नमेंट 25%। नॉर्थ ईस्ट इलाका के लिए 90% भारत सरकार की है, 10% नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट्स के हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो आप ट्रेनिंग दिलाएंगे, किसी का 3 महीने का, किसका 6 महीने का, किसका 12 महीने का, ये ट्रेड का ऊपर निर्भर करता है एवं आप किस लेवल का ट्रेनिंग देंगे उसका ऊपर निर्भर करता है। और फंडिंग में जो कंपोनेंट हैं इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट कॉस्ट, कैरियर प्रोग्रेशन एंड रिटेंशन सपोर्ट कॉस्ट, ये सभी व्यय वहन करने के लिए इसमें व्यवस्था है। इसका दूसरा नाम रखा गया है। जम्मू कश्मीर में इसका नाम हिमायत है और रोशनी इसका नाम जो 27 लेफ्ट विंग, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है उसको रोशनी करके इसका नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में मैं विस्तृत रूप से बोल दिया। उधर NGOs का सिर्फ सुपरवाइजरी वर्क है, लेकिन सुपरवाइजरी वर्क में वो उसी में कोई मानदेय उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका अगर स्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें एक छोटा सा विंडो या कंपोनेंट है जिसके तहत उनका ट्रेनिंग करा दिया जाता है एवं वो ट्रेनिंग करने के बाद आके रोड का वो ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। उतना तक भागीदारी NGO सेक्टर का है PMGSY में। इंदिरा आवास योजना में NGOs का काफी भागीदारी है। इनफैक्ट सभी स्टेप में लाभार्थी का चयन से लेकर ग्रामीण इलाका में उनका मटेरियल कंपोनेंट उपलब्ध कराने का एवं हैंड होल्डिंग करके उनका मकान निर्माण करके शौचालय बना के ये सभी करने में इसमें इंदिरा आवास योजना में NGOs का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। और इसको इंदिरा आवास योजना में इसीलिए जो डिटेल्स मैं बोला था अभी कुछ देर पहले, इंदिरा आवास योजना में NGOs का भागीदारी काफ़ी हद तक है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पर्टिकुलर ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बढ़ाया जा सकता है। मनरेगा का जो महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम में, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम और दूसरा नाम NGOs भी आप बोल सकते हैं, ये
अवेयरनेस बिल्डिंग में उनका बहुत सारी योगदान है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है। टेक्निकल सपोर्ट देने में भी इनका काफ़ी एनजीओज का भागीदारी है। एवं टेकिंग अप न्यू एक्शन रिसर्च टू डेवलप न्यू मॉडल्स, गांव में कौन सी प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस ढंग से करेंगे, किस तकनीकी यूज करके करेंगे, ये सभी जो इंटरवेंशंस हैं इसमें एनजीओज को लगाया जा सकता है। और क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम जो बनाया जाता है प्रत्येक ब्लॉक्स में, उसमें एनजीओज का भागीदारी है। उसमें 92 डिस्ट्रिक्ट्स 9 स्टेट्स में 77 इस प्रकार का एनजीओज अभी काम कर रहे हैं। उनका 3 मेंबर का टीम एक क्लस्टर लेवल पर रहता है और वो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का दूसरा प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करके, ये क्लस्टर अप्रोच करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें एनजीओज की काफ़ी सहभागिता है और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। मेरा एक सवाल है सीएफटी को लेकर ही। मनरेगा में जो क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम का है उसमें यूपी को लेकर है। यूपी में 3 डिस्ट्रिक्ट का चयन था, तो क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है? भारत सरकार के संशन के बाद यूपी गवर्नमेंट उसको करने में इच्छुक नहीं है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को यूपी गवर्नमेंट का सेंशन होना ज़रूरी है? इस पर एक क्लियरेशन चाहिए था। प्रैक्टिस में हम लोगों का सभी जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में हम 3 की वजह से ये प्रक्रिया को स्टॉप कर देंगे तो हमारा कितना और अफेक्टेड हो जाएंगे। 3 क्लस्टर के वजह से अगर 3000 क्लस्टर से अफेक्टेड हो जाएंगे तो 3 का तो ये नहीं होगा, उसी को बातचीत करके ही आप निपटा पाएंगे। लेकिन इसी में फाइनली हम ये प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन की काम दिए हैं राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों के साथ कोई विवादास्पद बात हो जाए, हमारा पूरा को पूरा स्कीम उस राज्य में अफेक्टेड हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम नहीं कर पाएंगे। सर, आवाज आ रही है? सर, मैं महाराष्ट्र लातूर से आया हूँ। वैसे देखा जाए तो आप जो NRLM ये जो स्कीम है जिसमें लाइवलीहुड के बारे में बहुत अच्छा विचार किया हुआ है, मगर बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से SC कैटेगरी के जो महिलाएं हैं, पूरी फैमिली है, वो कहीं पे तो विस्थापित हो जाती है सिटी में, और वहाँ पे जाके रोजगार के बारे में सोचते हैं, मगर वहाँ पे इतनी इजीली रोजगार में रहने को घर नहीं मिलता, कहीं भी तो फुटपाथ पे रह जाते हैं, और फिर बाद में रोजगार को मिलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बहुत सारे काम करने लगते हैं, मगर वहाँ पे रेगुलर काम नहीं मिलता, तो ये रैक पिकर्स हो जाते हैं जो झूला लेके बस्ती में गली गली में घूम के कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस स्कीम में हम कैसे लाते हैं, इसके बारे में कुछ विचार हुआ है? इन लोगों को जो सिटी में रहते हैं मगर ग्रामीण इलाके से आते हैं और रैक पिकिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ विचार हुआ है? इस प्रकार का तो कोई विचार ये नहीं है, लेकिन मेन ये होता है कि इनको अगर कोई एनजीओ, जैसे मैं बोल रहा था एनजीओज का रोल क्या हो सकता है, कोई एनजीओज अगर उनका जहाँ का वो रहने वाले हैं उधर अगर कैसे भी शामिल करवा के उनको अगर समझा के कि आप गांव में जाओगे तो ये सुविधाएं आपको मिल जा पाएगा, क्योंकि शहरी विकास का जो कार्यक्रम है ये तो ग्रामीण विकास वाली कार्यक्रम लग नहीं पाएगा इधर। तो उनको अगर उधर लेके किसी को भी, मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर एक गाय भी किसी को दे दें, एक अच्छा नस्ल वाली गाय,
उसमें एक परिवार का गरीबी दूर सर, दूर हो जाता है। सही बात है, मगर अकाल की आज आपको पूरी जानकारी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में हाँ, तो जहाँ पे पानी नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम है। दिक्कत होगा। तो पानी खेती पे किसानी पे डिपेंड रहने वाले जो लोग थे वो तो पुणे, बॉम्बे और बहुत बड़ी सिटी औरंगाबाद वगैरह वहाँ पे जाके विस्थापित हो गए, जो रोजगार की तलाश में है। रोजगार नहीं मिलता तो रैक पिकिंग करते हैं। इनकी एनजीओ के द्वारा हम इनका सर्वे कर सकते हैं, डिटेल आपको दे सकते हैं। ये आज पुणे में 5000 से ज़्यादा रैक पिकर्स लोग मराठवाड़ा के बीड़, लातूर, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे जाके विस्थापित हुए हैं, जो कहीं पे भी फुटपाथ पे रह लेते हैं, काम करने की तो इच्छा है। आपका मन में क्या है, उनको कैसे फिर अपना गांव में लेके क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें वो उधर स्थापित हो जा पाएंगे और थोड़ा उनका विकास भी हो पाएगा? एक बहुत अच्छी बात इसके बारे में थोड़ा सा सोचा हुआ है। नहीं, जो हम तो प्रक्रिया के बात कर पाएंगे, लेकिन सब्सटेंस की बात में कौन सी चीज जो करने से सर उनका आजीविका, लाइवलीहुड ठीक हो जा पाएगा? गांव में अभी भी लोग रहते हैं और वहाँ पे अभी जो गांव के लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं चलता, तो वेस्ट मैनेजमेंट का काम इन लोगों को और गांव लेवल पे देहात के लेवल पे सॉलिड वेस्ट कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना और प्रोसेस करना। प्रोसेस में खाद बनाया गया तो वहीं पे किसान उसको खरीद ले सकते हैं और चाहे तो इसके लिए अभी स्वच्छ भारत अभियान में जो काम चल रहा है उसमें इस स्कीम को इन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो गांव लेवल पे ही इनको अच्छा काम मिल सकता है। नहीं, अगर ग्रामीण आप बोल रहे हैं शहरी इलाके में वो आ गए हैं तो शहर में अगर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट लगेगा हाँ। तो वो फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा उसको। वही प्रॉब्लम हो रहा है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये सोचने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये लोग नहीं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, स्लम ये वाला और काफ़ी प्रोग्राम्स उनका भी है। तो शहरी क्षेत्र में अगर वो आ गए हैं उधर एक उनका समूह बना के उनका भी एक स्कीम तो है जिसमें वो इस टाइप का लोगों को इकट्ठा करके, जिससे आप बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन वाला ये करने का, इस टाइप का प्रोजेक्ट तो लगा पाएंगे वो? नहीं, फिलहाल तो उसमें बहुत सारी दिक्कत है। टेंडरिंग सिस्टम इस पे सब पैसे भारी हो रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हाँ। वेस्ट मैनेजमेंट में आ गई है और ये छोटे लोगों को इसमें छोटे लोगों को तो ये अगर वो कर पाएंगे कि ये सस्ते में उनके तुलना में कर दे पाएंगे तो तब फिर ये सरवाइव कर जा पाएंगे। अगर वो 10 रुपया में 10 किलोग्राम मलबा को साफ कर रहे हैं और ये 100 रुपया में साफ करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इनको हटा देगा रास्ते से। नहीं, वो ऐसा नहीं हो रहा है सर। इसके बहुत सारे परिणाम है, आपको उदाहरण देता, समय कम है। हाँ। अगर मैं एक सोच रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने गांव इलाके से बहुत दूर जाके उसकी इच्छा ना होते हुए जब बस पेट की मजबूरी की वजह से वो गांव छोड़ के आता है तो उसको अगर उस गांव के तलोका प्लेस तक भी काम मिल जाता है इस तरीके का तो भी वो खुशी से काम कर सकता है। तो कुछ ऐसा महात्मा गांधी नरेगा में कोई काम नहीं है उधर? नहीं सर, ऐसा मगर नरेगा के अंतर्गत ऐसे इस तरीके के काम के बारे में अभी सोचा नहीं गया। बस अलग अलग उस दूसरे काम चल रहे हैं, मगर वेस्ट मैनेजमेंट में इसको भी एक हो सकता है। उसी इलाके में वाटर सेट डेवलपमेंट वाले काम होता होगा। वेस्ट मैनेजमेंट आप एक ही चीज बोल रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट शायद पुणे में जरूरी है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट क्या गांव में जरूरी पड़ेगा? हाँ, उसके लिए भी हुआ है सर प्रावधान। स्वच्छ भारत अभियान में गांव इलाके तक भी काम करना है। शौचालय बनाने वाली चीज है, लेकिन वेस्ट गांव में गांव में वेस्ट मैनेजमेंट आज का दिन में एक प्रोफेशन के रूप में चल पा रहा है? चल सकता है, वैसे इतना उसमें चांस है। इसके बारे में मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ सर। तो हमारी संस्था इसी में काम करती है। दूसरा है क्योंकि वो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो हो पाएगा, इसीलिए तो ग्रामीण इलाका में कोई काम करने के लिए इच्छुक है तो महात्मा गांधी नरेगा वो एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसी के तहत इतना एक्टिविटीज हो सकते हैं। ओके सर।